तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमारी एक छोटी सी कोशिश को आप लोगों ने कामयाब बनाया। हमने देखा है कि आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा शेयर भी किया है, तो उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट रिपेयर डायग्नोस कवर करेंगे। तो पोस्ट रिपेयर डायग्नोस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट रिपेयर डायग्नोस की समझो सीरीज जो है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि पोस्ट रिपेयर डायग्नोस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो ब्रांड टू ब्रांड और मॉडल टू मॉडल चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है पोस्ट रिपेयर डायग्नोस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे समझा जाए और उसके ऊपर काम करने से पहले और काम करने के बाद किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब पोस्ट रिपेयर डायग्नोस का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। पोस्ट रिपेयर डायग्नोस का मतलब वो फंक्शंस होते हैं स्कैनर के जो यूज होते हैं आपके जब आपने किसी काम को या गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको रिपेयर कर लिया है या आपने रिप्लेस कर लिया है पार्ट को, उसके बाद वो फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पोस्ट रिपेयर डायग्नोस होता क्या है। पोस्ट रिपेयर डायग्नोस वो फंक्शंस हैं जो आपको बेसिकली रिपेयर या कंपोनेंट को चेंज करने के बाद में करने होते हैं। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था प्री रिपेयर, यानी रिपेयर करने के पहले जो आपको डायग्नोस करने के जो फंक्शंस हैं वो कौन से होते हैं। इसमें पोस्ट रिपेयर में रिपेयर करने के बाद के फंक्शन है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। जैसे आप इंजेक्टर चेंज करते हैं तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है, अगर आप ईसीएम चेंज करते हैं तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है, इमोबिलाइजर को चेंज करते हैं तो कोडिंग करनी पड़ती है, इंजेक्टर चेंज करने के बाद माइक्रो लर्निंग करनी पड़ती है, पहले जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी आती थी उसको वो चेंज करने के बाद में आपको उसको लर्निंग करनी पड़ती थी। आपने अगर गियर बॉक्स में काम किया है, आपने मेगाट्रॉनिक चेंज किया है तो उसको आपको गियर लर्निंग करनी पड़ती है। इन सारे फंक्शंस को हम कहते हैं पोस्ट रिपेयर डायग्नोस। अब पोस्ट रिपेयर डायग्नोस में मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं। अब उसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे कॉमन स्कैनर है आज इंडिया में यूज किया जाता है और जो सबसे ज्यादा बिका हुआ भी है उसके में मल्टीपल वेरिएंट आते हैं लॉन्च के स्कैनर या लॉन्च बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब मैं लॉन्च बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कह रहा हूं वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं। इस सॉफ्टवेयर में जो भी फंक्शंस आते हैं, हालांकि बहुत सारे फंक्शन जो है लॉन्च के सॉफ्टवेयर में ऑब्वियसली अभी आ गए हैं, लेकिन इसमें जो फंक्शंस हैं हमें ये नहीं पता होता है कि किन फंक्शंस को किस वक्त इस्तेमाल करना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी काला धुआं छोड़ रही है तो आपको डीपीएफ रीजनरेट करना ही पड़ेगा। नहीं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है पहले हम लोग उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उनकी जरूरत कब पड़ती है। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। ओके, तो दोस्तों मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो है मेजॉरिटी लोग इसी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो फंक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा वो आपके चाहे कोई भी टूल हो, एक्स टूल हो या कोई और थिंकर का टूल हो, उसमें सिमिलर ही है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, पोस्ट रिपेयर डायग्नोस का जो तरीका होता है वो लगभग सेम ही होने वाला है, क्योंकि वो आपके टूल के हिसाब से नहीं होता है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ब्रांड और मॉडल की क्या जरूरत है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर होता है, ना कि आपका ब्रांड कुछ अलग तरीके से सॉफ्टवेयर दे सकता है। ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको इंटेलिजेंट डायग्नोस, लोकल डायग्नोस, ये सब आपको पता ही है। आप सर्विस फंक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कब जरूरत पड़ती है। हालांकि बहुत से कम लोगों को पता है कि इसमें ये दिया होता है कि इस फंक्शन को कब यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैं ले लेता हूं एडी ब्लू रीसेट। अब एडी ब्लू रीसेट मतलब जो यूरिया का काम BS6 में चल रहा है वो रीसेट करने वाला ये फंक्शन है। इसके अंदर आपको पता ही है कि इंडियन गाड़ियों का भी आ गया है। यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप देख पाएंगे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ रीसेट यूरिया इज नीडेड आफ्टर रिप्लेसिंग और फिलिंग डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। इसका मतलब कि अगर आपने यूरिया चेंज किया है या यूरिया भरा है
और उस वक्त आपको अगर कोई एरर आ रहा है तो उस वक्त आपको AD Blue रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा AD Blue रीसेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप डोजिंग मॉड्यूल चेंज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर सेंसर चेंज करते हैं, अगर आप इंजेक्टर चेंज करते हैं यूरिया के, तो उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस चीज़ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरा ले लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ब्रेक रीसेट है, तो ब्रेक रीसेट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है। ब्रेक रीसेट के 2 पार्ट होते हैं, हालांकि इसको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। ब्रेक रीसेट सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहां पर क्या देता है, आफ्टर रिप्लेसिंग द ब्रेक पैड यू मस्ट रीसेट द ब्रेक पैड, अदरवाइज द कार अलार्म मस्ट बी परफॉर्म द फॉलोइंग केसेस, द ब्रेक पैड एंड ब्रेक पैड वेयर सेंसर आर रिप्लेस्ड, the brake pad indicator lamp on, the brake pad sensor circuit is short which is recovered, the servo motor is replaced। ओके, यहां पे देखिए क्या क्या कंडीशन बताया उसने। सबसे पहले तो आपका ब्रेक पैड थिकनेस सेंसर होता है, अगर आपने वो रिप्लेस किया है, अगर आपने ब्रेक पैड सेंसर का शॉर्ट सर्किट था या आपने ब्रेक पैड चेंज किया है, या फिर सर्वो मोटर आता है वो आपने चेंज किया। सर्वो मोटर जो है वो सिस्टम होता है जिससे ब्रेक कैलिपर को ओपन किया जाता है, क्योंकि ब्रेक कैलिपर को आप अपने आप ओपन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डायग्नोस्टिक टूल की जरूरत होती है। और उसके बाद आप जब पैड रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद मोटर को स्कैनर से ही बंद किया जाता है, इसको हम लोग ब्रेक पैड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जितने भी फंक्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसमें अब देखिए बैटरी मैचिंग है, एयर लेवल सेंसर कैलिब्रेशन है, क्लच मैचिंग है, DPF रीजनरेशन। अब DPF रीजनरेशन का भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आ ही रही है इस बारे में। DPF रीजनरेशन इज यूज्ड टू रेगुलरली क्लियर PM पार्टिकल। PM पार्टिकल होते हैं आपके डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, यानी DPF के अंदर जमा होते हैं। इसके बाद में ये क्या दिखा रहा है, सच एज हाई टेम्परेचर हीटिंग कंबशन फ्यूल एडिटिव और कैटलिस्ट रिड्यूस PM फायर पॉइंट टू स्टेबिलाइज ट्रैप परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि DPF रीजनरेशन आपको तभी करना है जब आपका PM पार्टिकल DPF के अंदर ज्यादा भर गए। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपने अगर प्रेशर सेंसर चेंज किया है या आपने DPF के अंदर कुछ खराबी आ गई थी उस वक्त करना है। डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल। यही कारण है कि हम हमेशा बोलते हैं मल्टी ब्रांड्स में आपको काम करते वक्त कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है, और वो होता है कि आप जितना हो सके गाड़ी के सिस्टम को समझिए, ठीक है। तो ये वो फंक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि जब आप ये फंक्शन यूज करने जाए तो 1 सेकंड लगेगी, सॉफ्टवेयर का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंक्शन है। अगर आप इंजन पावर बैलेंस मॉनिटरिंग देखेंगे या क्रैंक पोजीशन सेंसर अडेप्टिव लर्निंग। अभी क्रैंक पोजीशन सेंसर अडेप्टिव लर्निंग का मतलब क्या हुआ, ये सेंसर ही अलग टाइप का आता है, ठीक है। ऑप्टिकल टाइप सेंसर होता है, इसको क्रैंक एंगल सेंसर कहते हैं। वो सेंसर जब आप रिप्लेस करोगे तब ये आपको अडेप्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो जिन गाड़ियों में आएगा उन्हीं गाड़ियों में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर गाड़ी में फ्लाईव्हील वगैरह का काम करने के बाद ये फंक्शन करो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा इमोबिलाइजर है। अब इमोबिलाइजर में यहाँ पे 2 दिखाई देगा आपको, इमोप्रोग है और इमोबिलाइजर रीसेट है। इमोप्रोग जो है वो कंप्लीटली अलग डिवाइस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो डिवाइस है ये कंप्लीटली अलग होता है। तो आपको इमोबिलाइजर रीसेट करना है, उसके लिए आपको जाना होता है इमोबिलाइजर में। अब रीसेट क्यों बोला जाता है, रीसेट का मतलब सिंपल सा है कि आपने किसी चीज को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद अब आप उसको रीसेट कर रहे हो, यानी कि पहली वाली कंडीशंस में लेकर आ रहे हो जिसमें आपकी गाड़ी चालू हो जानी चाहिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम रीसेट यूज किया जाता है टेक्निकली टर्म्स में, जिसको हम लोग रेगुलरली कोडिंग, प्रोग्रामिंग, फ्लैशिंग ये सब कहते रहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है इमोबिलाइजर, टू प्रिवेंट द कार बीइंग यूज्ड अनऑथराइज्ड की एंटी थेफ्ट सिस्टम मैचिंग मस्ट बी परफॉर्म। तो क्या होता है कि आप अगर की चेंज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये चाहिए। दूसरा एक क्या होता है कि the car identify and authorize remote control key to normally use the car when the ignition switch key, ignition switch combination यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ECU, BCM और रिमोट कंट्रोल बैटरीज रिप्लेस। जो भी सिस्टम आपके एंटी थेफ्ट सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं उनमें से कुछ भी रिप्लेस होता है तो उस टाइम पे आपको ये चेंज करना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कुछ गाड़ियों में जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें इमोबिलाइजर कनेक्शन होता है, तो आपको इमोबिलाइजर चेंज करने, अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज करने के बाद भी आपको कोडिंग करनी पड़ती है। ECM चेंज किया तो इसलिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है। BCM कई बार है जो कोडिंग करना पड़ता है आपको, क्योंकि एंटी थेफ्ट का डेटा जो है वो वहां पर होता है, इस कारण से आपको चेंज करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। अब हमको करना क्या है, कैसे पता लगाएं कि कौन सा फंक्शन किस गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला है।
तो पोस्ट रिपेयर में ये तो मैंने वो वाले फंक्शन बताए हैं जिसमें यहाँ पे शॉर्टकट में दिया हुआ है, हालांकि इससे ज्यादा ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल आपको अंदर ही मिल जाएगा। वो कैसे मिलता है वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उसमें आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन यानी क्या सावधानी और किन चीजों का ध्यान रखना है आपको ये फंक्शंस को प्रिपेयर करने से पहले, ये इन फंक्शंस को यूज करने से पहले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो रेगुलरली चल रहे हैं। आप में से किसी भी भाई को अगर ट्रेनिंग लेनी है जो व्हीकल डायग्नोसिस की और ईसीएम रिपेयरिंग की हमारी ट्रेनिंग है, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो से हमको कॉल करेंगे उनके लिए फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज आप लोग अगर आप ये लेना चाहते हैं एडमिशन तो प्लीज आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो ये कि आपने जो कंपोनेंट या ईसीयू आपने जो रिप्लेस किए हैं वो करेक्टली रिप्लेस किए हैं, या जो ईसीयू आपने चेंज किया है वो उसका पार्ट नंबर करेक्ट था, उसका वेरिएंट आपकी गाड़ी के हिसाब से ही था। मैं कंपोनेंट की बात कैसे कर रहा हूं, जैसे कि इंजेक्टर है तो इंजेक्टर में क्या एक प्रोसेस है, आपको पहले उसकी फ्यूल लाइन की ब्लीडिंग करनी होती है, इंजेक्टर के सिलेंडर्स कभी भी मिसमैच नहीं होने चाहिए। ये सब पहले आपको करना पड़ेगा ताकि आप माइक्रो लर्निंग या जो इंजेक्टर कोडिंग करना चाहते हो वो करेक्टली कर पाए। वैसे ही ईसीयू के मामले में अगर आप बीसीएम चेंज कर रहे हैं तो उसका वेरिएंट और आपका पार्ट नंबर सेम होना चाहिए। कई बार पार्ट नंबर अगर सेम नहीं भी है तो वेरिएंट सेम होना चाहिए। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल बताता हूं, जो बीसीएम आप चेंज कर रहे हैं उसमें एसी था लेकिन आपने जो बीसीएम लगाया उसमें एसी नहीं था, तो दोनों वेरिएंट अलग है। अब आपने जो ये लगा दिया है नया वाला, इसका एसी आपका बंद हो जाएगा। अगर कोडिंग कर भी दी प्रॉब्लम आपकी बाकी की सॉल्व हो जाएगी लेकिन कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो पहली चीज, कंपोनेंट एंड ईसीयू रिप्लेस्ड करेक्टली। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है कि जिस सिस्टम में आप पोस्ट रिपेयर डायग्नोस करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, डीपीएफ रीजनरेशन हो, यूरिया रीसेट हो, आपका इंजेक्टर कोडिंग हो, इमोबिलाइजर कोडिंग हो, उस फंक्शन में कोई भी डीटीसी करंट में नहीं होनी चाहिए। अब ये डीटीसी कौन सी बात कर रहा हूं मैं, कंपोनेंट रिलेटेड डीटीसी। कि आप अगर डीपीएफ रीजनरेशन करने जा रहे हैं तो इंजन के अंदर किसी भी तरीके के सेंसर का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपका डीपीएफ से रिलेटेड जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर होता है उसका फॉल्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि इनपुट हाई, इनपुट लो, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट टू ग्राउंड, इस तरीके के कोई भी फॉल्ट कोड उस सिस्टम में नहीं होने चाहिए, वरना आपका रीसेट का जो फंक्शन है या पोस्ट रिपेयर डायग्नोस जो है वो क्लियरली नहीं होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, कोई भी कंपोनेंट रिलेटेड या वायरिंग रिलेटेड फॉल्ट कोड आपका पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं होना चाहिए। जैसे आप इमोबिलाइजर कोड कर रहे हो तो इमोबिलाइजर में कोई भी सर्किट रिलेटेड, शॉर्ट सर्किट रिलेटेड इस तरीके के फॉल्ट कोड नहीं होने चाहिए, वरना आपका ये फंक्शन नहीं होने वाला है। इसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीड ऑल प्रिकॉशंस बिफोर प्रोसीडिंग। यानी कि जब भी आप कोई रीसेट या फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से डीपीएफ रीजनरेशन आप करना चाहते हैं, तो डीपीएफ रीजनरेशन करने से पहले हर बार आपको एक मैसेज आता है। हमारे टेक्नीशियंस का एक पैटर्न मैंने देखा हुआ है कि वो कंप्लीटली उसको इग्नोर कर देते हैं और यस नो करके आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सी बार उस मैसेज के अंदर ये क्लियर मेंशन होता है कि कंडीशंस क्या है, ठीक है। अगर वो कंडीशंस मैच नहीं होती है तो वो फंक्शन आपका ऑपरेट होने वाला नहीं है, सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, आप स्कैनर को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि अरे इसके अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक है। मैं दिखाता हूं किस तरीके के मैसेज होते हैं आपके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के वो प्रिकॉशंस मैसेजेस आपको आते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर उसको नोट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंजेक्टर रेट एडजस्टमेंट, बैटरी रजिस्टर, बैटरी रिप्लेसमेंट, लर्निंग वॉल्वोट्रॉनिक, फ्यूल कंजप्शन डिस्प्ले, ये सारे फंक्शन जो है वो आपको स्पेशल फंक्शन में, अडेप्टेशन में या फिर आपको कैलिब्रेशन जैसे फंक्शंस में मिल जाते हैं, ओके। आइडल स्पीड एडजस्टमेंट अगर यहाँ पे देखते हैं, या इंजेक्टर रेट एडजस्टमेंट में देख लेता हूँ। ये देखिए, ये जो इन्फो का जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फॉल्ट कोड्स आर stored in fault code memory. It is recommended to correct the fault before carrying out the matching procedure. क्या लिख के भेजा उसने कि भैया ECM के अंदर एक फॉल्ट कोड है, पहले जाइए उसको क्लियर कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, ठीक है। अब ये क्या दिया है, द स्टोर्ड एडजस्टमेंट वैल्यूज आर रीड इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके। ये देखिए इसने क्या किया, वैल्यूज आपको दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे कैच है। क्या उसने पहला ही मैसेज दिया था कि फॉल्ट कोड डिलीट करना है आपको,
और उसने बताया भी था कि फॉल्ट कोड है उसके अंदर। अब ये तो डेमो है इसलिए आगे जा रहा है, अदरवाइज गाड़ी में आगे जाता भी नहीं। अब ये आर द एडजस्टमेंट वैल्यू टू बी रीड आउट फ्रॉम द रिप्लेस इंजन, नहीं। मैं क्या करूंगा, पहले नो करके बैक जाऊंगा और पहले मैं फॉल्ट कोड डिलीट करूंगा। तो सबसे पहले रीड फॉल्ट कोड किया, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्किट दिखा रहा है। अब मैं इसको क्लियर फॉल्ट कोड कर देता हूँ, ओके किया। अब वापस मैं स्पेशल फंक्शन में जाऊंगा और वापस स्पेशल फंक्शन में जाके इंजेक्टर रेट एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पर दिखा दिया मैसेज, ओके। नेक्स्ट ये बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको रीड करेगा, जैसे रीड करके दिखा दिया, ओके किया मैंने। यहाँ पे आर द एडजस्टमेंट वैल्यू टू बी रीड आउट फ्रॉम अ रिप्लेस इंजन, वो बोल रहा है कि ईसीएम जो पुराना वाला था उसमें से रीड करना है क्या, मैंने बोला नहीं, ओके। यहाँ पे देखिए मुझे दे दिया इसने, ये क्या बोल रहा है मुझे 1 2 3 4, अगर आपको मुझे एक नंबर सिलेंडर में डालना है, यहाँ पे 6 सिलेंडर दिए हैं इसलिए आपको 8 पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का मतलब क्या हुआ, आपको एक नंबर में डालना है तो 1 पे क्लिक किया। यहाँ पे नोट ओनली फ्यू वैल्यूज आर स्टोर्ड इन दिस इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, द फ्लो वैल्यू इज द लोअर डिजिट नंबर सीक्वेंस ऑफ द इंजेक्टर, ओनली फ्लो वैल्यूज आर स्टोर्ड, यानी कि इंजन का जो फ्लो वैल्यू है वही यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ओके किया। अब ये मुझसे नंबर मांग रहा है, जो भी आपका नंबर होता है वहां पे आप डाल सकते हो, मैंने कैंसिल किया। अब लास्ट में क्या था, मुझे यहाँ पे मुझे एंड दिया है, मैंने क्या किया, इसको एंड कर दिया, ओके। अगर आपने सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर आप जो प्रिकॉशंस है, जो सावधानी उसने बताई थी, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार आप ईसीयू या फिर उस पूरे सिस्टम को खराब कर बैठते हैं, और ये आपको कभी पता नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो हमारा चौथे नंबर का प्रिकॉशंस है जिसको हमको याद रखना है, वो ये है कि आपको बिल्कुल भी अगर कोई फंक्शन आप कर रहे हैं तो उसको बीच में नहीं रोकना है। एग्जाम्पल, आप स्टीयरिंग कैलिब्रेट कर रहे हैं और अगर स्टीयरिंग कैलिब्रेट करते वक्त बैटरी लो थी, स्कैनर बंद हो जाए, तो उस केस में क्या होगा ना, पूरा का पूरा सेटिंग बिगड़ जाएगा, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बीच में नहीं रुके। जब भी आप इस तरीके के फंक्शंस ऑपरेट करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपका जो स्कैनर है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज होना चाहिए। अगर ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना जरूरी है, उस केस में आपका वाईफाई का नेटवर्क सही होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि ज्यादातर कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाले जो फंक्शन है स्कैनर के जरिए वो ऑनलाइन होते हैं। और ऑनलाइन में अगर आपका डेटा फ्लक्चुएट करेगा तो ये याद रखिए कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस वक्त अगर डेटा बीच में करप्ट होता है या लॉस हो जाता है तो आपका वहां पर भी कंट्रोल मॉड्यूल में डेटा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी कारण से हो सके तो अवॉइड कीजिए कि आप अपना हॉटस्पॉट यूज करें। अगर आपके पास वाईफाई है, आप सही कंडीशंस में हैं जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है हाई स्पीड, वहाँ पे ये फंक्शंस कीजिए। दूसरा एक टिप मैं और आप लोगों को देना चाहता हूँ, बीच में तो रोकना नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपका फ़ोन बंद हो गया या फिर किसी वजह से कनेक्शन टूट गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, इग्निशन बंद कर दीजिए, चाबी निकाल दीजिए और कुछ देर तक रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम आपकी थी वो कहीं पे बिगड़ी तो नहीं है। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं तो उस केस में इग्निशन बंद करके आपको स्कैनर वगैरह निकाल दीजिए और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल थोड़ी देर के लिए निकाल के रखिए। इससे क्या होगा कि जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप निकालेंगे तो ओईएम के स्टैंडर्ड रीसेट पे जाएगा और जिससे डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि इस बात में ब्रांड टू ब्रांड बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन इससे अगर आप ये करते भी हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर आपको फ़ायदा नहीं भी हुआ तो। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद 5वां, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है ये जो लास्ट फंक्शन है ना, ये जो लास्ट स्टेप है प्रिकॉशन का, और कोई भी नहीं करता है इसको, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमको इसकी एजुकेशन नहीं मिली है, ठीक है, हमको इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है, सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने कोई भी रीसेट फंक्शन किया है या कोडिंग या प्रोग्रामिंग जो भी आपने किया है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि इग्निशन बंद कर दीजिए, इग्निशन बंद करके चाबी निकाल दीजिए, 1 मिनट तक आप रुकिए या 30 सेकंड भी आप रुक सकते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टम जो है ना वो पूरी तरह से अपने आप को रेडी कर रहा होता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने डीपीएफ रीजनरेट करके कंप्लीट हो गया, मैं स्कैनर निकालता हूँ और इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि सिस्टम को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है और वो प्रॉब्लम कई बार वापस आ जाती है। आपके ईसीयू को
टाइम चाहिए होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आपके ईसीएम के अंदर एक प्रोसेसर होता है। वो प्रोसेसर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने के लिए। अब अगर आप ये प्रोसेस करने का टाइम उसको दे देते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि जो आपने फंक्शन किया है वो वैसे ही रहने वाला है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपने देखा ही होगा कि महिंद्रा की गाड़ियों में की कोडिंग करने के बाद वो बोलता है 2 सेकंड के लिए इंजन बंद कर दीजिए, इग्निशन भी बंद कर दीजिए, चाबी भी निकाल दीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। तो ये वही फंक्शन है जिससे कि आपके एमसीयू को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है। महिंद्रा के मामले में 2 सेकंड होता है। जितनी बड़ी गाड़ियों का सिस्टम, जितना बड़ा ईसीयू, जितना बड़ा काम आपने किया है उसके हिसाब से टाइम लगने वाला है। ये टाइम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का हो सकता है। आप और ज्यादा देर तक देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। तो ये चीज को याद रखना है। तो इन 5 प्रिकॉशंस को आपको याद रखना है प्री रिपेयर डायग्नोस करने के टाइम पे। इस तरह से जो भी फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे या आप काम करेंगे उसके ऊपर, वो बहुत ही एक्यूरेट होंगे, करेक्ट होंगे और आपकी तरफ से गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि हमारा आज भी चैलेंज यही है कि हम गाड़ी ठीक करें कि नहीं करें वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन हमारी तरफ से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये चीज कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कई बार हमें नहीं पता होता है, तो उसके लिए ना कुछ फॉल्ट कोड बनते हैं। वो फॉल्ट कोड किस तरीके के होते हैं आप लोग स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं, मैं उसको पूरा डाल देता हूं। उन फॉल्ट कोड से ही डिसाइड किया जाता है कि ये फंक्शन में ये काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, डीपीएफ के लिए आपने देखा है सूट मास्क का एरर आता है, ओके, वहां पे कोई वायरिंग और सर्किट रिलेटेड एरर नहीं आता है, राइट। वैसे ही अगर आप VW ऑडी स्कोडा में काम करेंगे तो आपको बेसिक सेटिंग या अडेप्टेशन रिलेटेड फॉल्ट कोड आते हैं, वो सारे पोस्ट रिपेयर डायग्नोस के लिए होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ECU रिलेटेड फॉल्ट कोड आते हैं, तो इस तरीके के जो फॉल्ट है उससे ही हमको पता लगाना है कि इसके अंदर क्या काम करना होगा। एक चीज याद रखिए, आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हर फॉल्ट टू फॉल्ट काम करेंगे तो आपको इंटरनेट का सहारा हर बार नहीं लेना पड़ेगा। आपको इसका अंदाजा भी आ जाएगा और आपको एक्सपर्टीज भी मिल जाएगी कि इसको कैसे काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट बातें बताई पोस्ट रिपेयर डायग्नोस से लेकर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे पोस्ट रिपेयर डायग्नोस के लिए, वो एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि इंजेक्टर कोडिंग है या माइक्रो लर्निंग है, तो उसको किस तरह किया जाता है, उसकी ज़रूरतें क्या होती हैं, उसको करने से पहले आपको मैकेनिकली किन चीज़ों का ध्यान रखना है या कंपोनेंट रिलेटेड किन चीज़ों का ध्यान रखना है, करने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम कोशिश करेंगे कि अगर उसका एक प्रॉपर वीडियो हम बना पाए, गाड़ी अगर हमें मिल जाए तो हम उसके ऊपर प्रॉपर फंक्शंस का एक वीडियो भी बना देंगे। एक चीज़ याद रखिए, जो भी ये फंक्शंस आपको बताए जा रहे हैं, इसमें आपका स्कैनर हमने कॉमन वाला इसलिए यूज किया क्योंकि ज्यादातर इंडिया में यही सॉफ्टवेयर यूज होता है, लेकिन मोर और लेस ज्यादातर सॉफ्टवेयर में पोस्ट रिपेयर डायग्नोस का प्रोसीजर सेम ही होता है। आप चाहे इंडियन ब्रांड्स ले लीजिए, चाहे अमेरिकन ब्रांड्स ले लीजिए, चाहे यूरोपियन ब्रांड्स ले लीजिए, उन गाड़ियों में वो फंक्शन दिया गया है। एक चीज याद रखिए कि ऐसा नहीं होता है कि अगर 2015 की गाड़ी में कोई एक फंक्शन था तो वो 2023 की गाड़ियों में भी कंपलसरी होगा, नहीं, क्योंकि 15 से 23 के बीच में 8 साल का गैप है। 8 साल में कंपनीज बहुत सारे नए फंक्शंस डेवलप करती है, अडेप्ट करती है और वो आपको गाड़ी में देती है फीचर्स को। यही कारण है जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि कंपनीज जो है वो रेगुलर अपने ब्रांड और मॉडल में अपग्रेडेशन कर रही हैं। एज ए टेक्नीशियन हमें भी रेगुलर एजुकेशन की ज़रूरत है, कंटिन्यूस एजुकेशन की ज़रूरत है, जो हम इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हमें आपका बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मदद क्या चाहिए कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा वीडियो इंटरनेट पे आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक टू टॉपिक जाएंगे। एक एक वीडियो 2-2 फंक्शंस के ऊपर डेडिकेटेड होगा। जैसे अगर हम लोगों ने एक में इंजेक्टर कोडिंग और स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन ले लिया, नेक्स्ट में हम लोग इमोबिलाइजर कोडिंग और आपका ECM कोडिंग प्रोग्रामिंग ले लेंगे। इस तरह से वीडियो टू वीडियो हम लोग फंक्शन टू फंक्शन 2 फंक्शन एक वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए हमें आपके मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे ये वीडियो दे दिया हुआ है। हमारे बाकी के जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बिलीव मी, आपका फ़ायदा ही होगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।